नमस्कार दोस्तों, विजेता कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 सेकंड पाली का प्रश्न पत्र कराएंगे हिंदी। प्रश्न संख्या 1 और 2 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो D वाले गोले को पूरी तरह से काला करें। प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। कौन सा खंड गलत है? तो ध्यान से देखिए, इसमें अच्छी लगती ये खंड गलत है। होना चाहिए अच्छा लगता है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। कौन सा खंड गलत है? देखिए, विद्यालय में जलपान को, जलपान का होना चाहिए, जलपान का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र, आग, आज और आँख। बताइए कौन सा तत्सम है? तो इसका सही उत्तर होगा अग्र। अग्र तत्सम है, इसका तद्भव आग होता है, आग नहीं आगे होता है, ठीक है। और आग जो है अग्नि होता है इसका तत्सम, और आज का अद्य होता है, आँख का अच्छी होता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देख लीजिए क्या होगा। 4 और 5 निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए शब्द, एक शब्द चयन करना है, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये। कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है? बताइए। मितव्ययी, अल्पव्ययी, कृपण और मसृण। इसका सही उत्तर होगा कृपण। क्या होगा? कृपण होगा इसका सही उत्तर। अच्छा, मितव्ययी क्या होता है? बहुत थोड़ा, बहुत हिसाब से खर्च करने वाला, ठीक है। अल्पव्ययी बहुत कम खर्च करने वाला। कृपण माने कंजूसी से धन व्यय करने वाला, और मसृण का अर्थ चिकना होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5वां देख लीजिए क्या होता है। ये आ गया स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे आया 5वां प्रश्न। जी आ गया, बिल्कुल। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? द्रोणी, वो घाटी, द्रोण, बेसिन, उपत्यका। इसका सही उत्तर होगा उपत्यका। पर्वत की तलहटी की भूमि उपत्यका है, नीचे की भूमि है, और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधिपत्यका कहते हैं, याद रहे। और घाटी किसे कहते हैं? घाटी जो 2 पर्वतों के बीच का जो मैदान होता है, सकरा क्षेत्र होता है, उसको घाटी कहते हैं। और द्रोण माने दोना होता है, ठीक है। और बेसिन जो होता है, जब सहायक नदियाँ जिस क्षेत्र का पानी बहा कर ले जाती है तो उस क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। अंबर पनघट में डुबो रही है, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास, श्लेष। इसका सही उत्तर होगा रूपक। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि इसमें अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है, क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है, वाचक पद नहीं है। और तथा उपमान तथा उपमान, उपमेय तथा उपमान दोनों का साथ साथ मनन हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उपमेय में उपमान का आरोप हो जाता है। अगला प्रश्न, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में जो इसमें समास बताइए, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्री। तो इसका सही उत्तर होगा, पहले देख लीजिए, इसका सही उत्तर सी हो सकता है, ठीक है, और कुछ है नहीं है। नहीं तो वास्तव में तत्पुरुष होना चाहिए, क्योंकि देशों में अंतर, इसका विग्रह होगा देशांतर का। द्विगु होगा नहीं क्योंकि संख्यावाची है, ठीक है। जिसमें संख्यावाची होता है वो द्विगु होता है, वो है नहीं। प्रथम पद संख्यावाची है, दूसरे पद संज्ञा होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, वो है नहीं। बहुब्री है नहीं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अमी, उलूक, इष्टिका और कुपुत्र। तद्भव पूछ रहा है, अमी है। अमी का तत्सम जो होता है अमृत होता है। उलूक जो होगा इसका उल्लू होता है, तद्भव, ये तत्सम है। इष्टिका तत्सम है, इसका ईंट होता है। कुपुत्र तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? कपूत होगा। प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए, अमी मारना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 9 नंबर प्रश्न क्या है, ये स्क्रीन पे आ गया। निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में जो संधि है, इसमें व्यंजन, विसर्ग, अयादि और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जो इसमें संधि है 9 नंबर में, 9 का जो उत्तर होगा सही होगा विसर्ग संधि, क्योंकि निह धन क्या होगा? निह धन, धन इसका क्या बनेगा? धन, निर्धन,
तो इसमें क्या होता है, विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, इसके बाद कोई घोष वर्ण हो, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा या अलावा ये आए तो विसर्ग के स्थान पे रेप हो जाता है, यानी रा हो जाता है, आधा रा हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ विसर्ग संधि है। और व्यंजन संधि में व्यंजन पहले शुरू में आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ तो विसर्ग है, ठीक है। और अयादि संधि स्वर होना चाहिए, यहाँ विसर्ग है, ठीक है। विसर्ग है तो सीधा सीधा यहाँ पर वही हो यण संधि, ठीक है। यण संधि भी नहीं हो सकता है, यण संधि में बीच में यार लाभ कुछ आना चाहिए, इसमें है ही नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ठठेरी, ठठारी, ठठेरिन। ठठेरिन में कौन सही होगा, इसका सही उत्तर होगा ठठेरिन। प्रश्न नंबर अगला देख लीजिए, करुण रस 11 नंबर, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, रति, हास, उत्साह, शोक। इसका सही उत्तर होगा शोक। क्या होगा, शोक होगा। रति श्रृंगार रस का है, हास्य हास रस का है, उत्साह वीर रस का है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 12वां प्रश्न, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, बताइए। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत। बहुत बढ़िया प्रश्न है, दमदार प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। मैं खाना खा चुका हूँ, इसका सही उत्तर होगा पूर्ण भूत होगा। क्या होगा, पूर्ण भूत होगा। पहले उत्तर देख लीजिए। अब पूर्ण भूत क्या होता है ये जान लीजिए अच्छी प्रकार से। पहले तो समझिए, भूतकाल जो होता है ये 6 प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें पूर्ण भूत, इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया को संपन्न समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गया है, ठीक है, इसको कहते हैं पूर्ण भूत। और सामान्य भूत किसे कहते हैं देख लीजिए, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, उसको कहते हैं सामान्य भूत। जैसे मोहन आया, सीता गई। अगला क्या है, आसन्न भूत देख लीजिए क्या है। आसन्न भूत, इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, उसको आसन्न भूत कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, मैं चला हूँ, इस प्रकार का वाक्य आ जाए तो आसन्न भूत है। और संदिग्ध भूत देख लीजिए, बहुत बढ़िया है। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं, यानी भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं, इसका संदेह बना रहता है, उसको संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, तुमने गाया होगा। अब तुमने गाया होगा ये भविष्यकाल नहीं है, गलती मत करना, क्या है, भूतकाल का एक प्रकार है। इस प्रकार 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 और 14 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का निकट का संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इसका सही उत्तर होगा घनिष्ठ। क्या होगा, घनिष्ठ होगा, बी उत्तर सही होगा। घनिष्ठ संबंध होता है इसमें। अगला देख लीजिए, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। सी, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। क्या होगा, डी होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। यहाँ 2 कवियों की भाषा का वर्णन हो रहा है, इसलिए कवियों के नाम के बाद में क्रमशः प्रयोग करके उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। तुम्हारा अगला प्रश्न है 15 प्रश्न, ये स्क्रीन पर आने वाला है बिल्कुल, ये आ गया। क्या है कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। इसका सही उत्तर होगा संप्रदान कारक। क्या होगा, संप्रदान कारक। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को किसी दूसरे को अच्छी प्रकार से देता है, उसको पूरा दे ही देता है, ठीक है, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। कर्म कारक होगा नहीं, ठीक है, कर्म है नहीं है। कर्म इसमें कंबल होता है। हमने यहाँ पूछा गया सेवक को संप्रदान होता है, ठीक है। कर्ता कारक नहीं है, ठीक है, जिसमें अंडरलाइन है उसी को बताना, दूसरा नहीं बताना। हाँ, अगला प्रश्न क्या है,
16वां प्रश्न देख लीजिए। 16 और 17 के लिए खाली स्थान दिए गए हैं। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को खाली स्थान रहना चाहिए। संबंध, उद्यत, उद्धृत, प्रभुत्व। इसका सही उत्तर होगा उद्यत होगा। उद्यत में तैयार। कहते हैं देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न 17 नंबर। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। खाली स्थान दिया गया है शत्रु। मित्र यहाँ दिया गया है एक साइड में, तो इसका मतलब यहाँ पर उल्टा शत्रु होता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर देख लीजिए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा। ठीक है, अब बताइए क्या होगा। इसका होगा कमल। क्या होगा? कमल। कमल शब्द की पर्यायवाची बहुत सारी हैं, देख लीजिए। पुंडरीक, इंदिवर, शतदल, तामरस, कोकनद है। और किसी जल की पर्यायवाची में जा शब्द जुड़ जाता है तो कमल की पर्यायवाची बन जाता है, जैसे नीरज, तोयज, अम्बुज। ठीक है। गुलाब की पर्यायवाची देख लीजिए। पाटल, शतपत्र, वृंत पुष्प, सुमना। कल्पवृक्ष की पर्यायवाची देख लीजिए। पारिजात, मंदार, हरिचंदन, कल्पतरु, कल्पद्रुम। केवड़ा जो है एक सुगंधित व कांटेदार फूल है, केतकी कहा जाता है। अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न देख लीजिए क्या है। ये रहा, स्क्रीन पे आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज का अजन्मा एक होता है, दूसरा अर्थ क्या होता है? अज मतलब होता है जिसका जन्म ना हुआ हो। बताइए इसमें जन्म किसका नहीं होता है? ईश्वर का नहीं होता है जन्म। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। आजीवन मतलब जीवन भर, आजन्म मतलब जन्म भर, निर्भीक माने बिना डरा हुआ, साहसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। खूंटी का बहुवचन बताइए। खूंटी का बहुवचन खूंटिया, खूंटियों, खूंटिया, खूंटियों, खूंटियों। तो खूंटिया होता है। क्या होता है? खूंटिया होता है। अब 21 नंबर प्रश्न में आ जाइए। ये स्क्रीन पे आ गया आपके 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, 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 प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि सब छोटी मात्राएं रहेंगी। प्रतिनिधि, सी ऑप्शन सही होगा। प्रति शब्द है और निधि शब्द है। ठीक है, तो प्रतिनिधि बन गया। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ये रहा स्क्रीन पे। अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का क्या है? इसमें पूछा गया विलोम शब्द बताइए। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? सर्वज्ञ होता है, बहुज्ञ। मगर नियर उत्तर सर्वज्ञ सही है। इस पर नज़दीकी उत्तर सर्वज्ञ भी माना जाता है इसका। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ मतलब किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ मतलब किए गए उपकारों को ना मानने वाला। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब क्या होता है? जानकार होता है। और इसका विलोम अनभिज्ञ होता है, जो जानकार ना हो। प्रश्न अगला देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न देखिए। कृश। कृश शब्द का विलोम बताइए क्या होता है? हृष्ट, हृष्ट पुष्ट होता है। कृश का विलोम क्या होगा? हृष्ट पुष्ट। कृश माने होता है कमजोर, पतला, दुबला। हृष्ट पुष्ट मतलब तगड़ा, तंदुरुस्त। ठीक है, मजबूत। अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें केस माने बाल होता है, विटप माने पेड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका उत्तर बताइए क्या होगा? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। जैसे उदाहरण देखिए, एक राजनीतिक दल की सरकार वादा करके काम नहीं करती है। वादा की और काम नहीं कर पाई। अब दोबारा थोड़ी ही सरकार बनेगी, इसलिए कहा गया काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। क्या है? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। इसका उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका उत्तर देख लीजिए क्या होगा। घटना चक्र में दिया गया है। क्या दिया गया है? इसका उत्तर सी दिया गया है। शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे सुरेश ने बोर्ड परीक्षा में मेहनत नहीं की, इसलिए वह सफल हो गया। अब वो कहता है कि परीक्षक ने जानबूझकर कम नंबर दिए हैं। तो ये तो वही बात हुई, क्या? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।